हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक का नाम है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको क्या पढ़ा, तो एज ए पॉइंट मास मान के मैंने पढ़ा। कोई भी ब्लॉक ले रहे थे या कोई भी बॉल ले रहे थे, कुछ भी ले रहे थे, तो हम लोग उसे एज ए पॉइंट मास ट्रीट कर रहे थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि रिजिड बॉडी क्या है। तो हम एक ऑर्बिटल शेप का एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ और इसके किसी दो पॉइंट को मार्क करता हूँ। जैसे एक पॉइंट ए है और ये हमारी क्या है, पॉइंट बी। अब इस दोनों पॉइंट के बीच में मैंने क्या किया, इनके बीच की डिस्टेंस को मेजर किया। तो ये हमारी मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी है, तो डी दी गई है। तो किसी इंस्टेंट में मैंने मेजर किया और पॉइंट ए एंड बी की जो सेपरेशन दी गई है वो कितनी दी गई, डी दी गई। और अगर किसी भी अदर टाइम पे या किसी अदर इंस्टेंट पे जब हम इसके बीच के डिस्टेंस को मेजर करेंगे और वो डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी क्या कहलाएगी, रिजिड बॉडी कहलाएगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिजिड बॉडी। अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच की सेपरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे रिजिड बॉडी। तो ये हमारा क्या होगा, रिजिड बॉडी। तो फर्स्ट पॉइंट हम रिजिड बॉडी से रिलेटेड लिख सकते हैं क्या, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट of rigid body remain constant। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, अगर कांस्टेंट होगी तो हम बोल सकते हैं वो हमारा क्या है, रिजिड बॉडी है। इसी से रिलेटेड सेकंड पॉइंट भी है, अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है तो हम बोल सकते हैं टाइम के साथ इस ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका शेप और साइज भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं द शेप एंड साइज ऑफ रिजिड बॉडी does not change with time। तो टाइम के साथ इसकी शेप और साइज भी चेंज नहीं होगी। तो ये हमारे दो पॉइंट हैं। इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। तो पहले इसको लिख लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। अब थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या है। तो हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और एक सिंपल रिजिड बॉडी लेते हैं। तो रॉड इसका एक अच्छा एग्जांपल है सिंपल रिजिड बॉडी का। तो ये रिजिड बॉडी है। फिर हम क्या करते हैं, इसके किसी दो पॉइंट को मार्क करते हैं। जैसे ये हमारी क्या है, पॉइंट ए और ये हमारी क्या है, तो पॉइंट बी। तो हमने दो पॉइंट मार्क किए हैं ए एंड बी और इनके बीच की सेपरेशन को भी मैं मेजर कर लेता हूँ। तो हमने इसके बीच की सेपरेशन को देखा, वो कितनी आ रही थी, तो हमने मान लिया कि इसकी सेपरेशन कितनी है, डी है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच की। अब देखते हैं, एज्यूम करते हैं कि हम बी पॉइंट की वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में होगी और कितनी होगी, तो वो वी बी होगी। तो ये हमारी वी बी। सिमिलरली ए पॉइंट की भी अगर हम वेलोसिटी देखें तो क्या होगी, तो कुछ इसी तरह से वी हम एज्यूम कर लेते हैं। इस तरह से हमने मान लिया। अब हम डायरेक्शन देख लेते हैं। तो हमारी जो लाइन ज्वाइनिंग है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया हमने यहाँ पे बी पॉइंट पे। तो हम देखते हैं कि यहाँ से थीटा बी एंगल बना रही है, कौन, बी बी, यानी वेलोसिटी और बी परपेंडिकुलर जो लाइन हमने ड्रॉ किया इससे कितना एंगल बना रही है, थीटा बी। सिमिलरली यहाँ पे हमने जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया और ये एंगल हमारी कितना हो गए, तो मान सकते हैं थीटा। तो यहाँ थीटा बी, यहाँ थीटा ए दी गई है। अब हम चाहें कि इसका कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। किसका कंपोनेंट, तो वी ए एंड वी बी का कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। तो वी ए का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक जाएगी लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक कंपोनेंट की वैल्यू होगी, हम बोल सकते हैं वी ए कॉस थीटा बी। एक कंपोनेंट किधर जाएगी, तो
अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम बोल सकते हैं VA साइन थीटा है। तो ये हमारा दूसरा कंपोनेंट हो गया। सिमिलरली VB का भी अगर हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी VB cos थीटा भी, एंड दूसरी कंपोनेंट हमारी कौन सी होगी, तो हम बोल सकते हैं VB साइन थीटा भी। तो इस तरह से हमारे पास दोनों के कंपोनेंट आ गए। अब हमें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड B जो है, या हम बोल सकते हैं सेपरेशन बिटवीन A एंड B, वो कितनी दी गई है T, और ये रिजिड बॉडी है। इसका मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच की सेपरेशन चेंज होने वाली नहीं है टाइम के साथ, यानी D हमेशा हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इतना बोल सकते हैं कि लाइन ज्वाइन के अलोंग B की पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, VB sin थीटा भी। उतना ही अगर VA sin थीटा A नहीं हुआ, यानी A पॉइंट की वेलोसिटी, तो हमारा क्या होगा, AB जो है यानी सेपरेशन बिटवीन पॉइंट A एंड B टाइम के साथ क्या हो जाएगी, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो अगर इस D को हमें कांस्टेंट रखना है तो उसके लिए एक कंडीशन हमारे पास है। क्या कंडीशन है, तो VB sin थीटा B इक्वल टू क्या होगा, VA sin थीटा A होना ही चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगी, हमारी सेपरेशन या तो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी से रिलेटेड हमारा थर्ड पॉइंट है। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी पॉइंट A एंड B की या तो अप्रोच या सेपरेशन, यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। ये क्या होनी चाहिए, हमेशा जीरो होनी चाहिए। अगर जीरो नहीं हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, दो पॉइंट के बीच की सेपरेशन या तो इंक्रीज हो जाएगी या तो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा क्या था, थर्ड था। फोर्थ को भी हम लोग देख लेते हैं। अब हमें पता है कि रिजिड बॉडी है तो VB sin थीटा भी और VA sin थीटा, यानी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिलेटिव वेलोसिटी हम देखें तो क्या है, दोनों इक्वल है। तो E पे बैठ के अगर हम B को देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वेलोसिटी जीरो होनी पड़ेगी। लेकिन एक हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट है, कौन सी, तो लाइन ज्वाइन के परपेंडिकुलर। इसकी कितनी है, VB sin थीटा भी, और इसकी दी हुई है VA cos थीटा। तो इस तरह से VB cos थीटा भी एंड VA cos थीटा A क्या है, तो वो कंपोनेंट है जो लाइन ज्वाइन के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम E पे बैठ के B को देखते हैं और हम लिखे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो वो कितनी होगी, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, वो हो सकती है VB cos थीटा B, ये होगी हमारी। और हम बोलेंगे ए वाली क्या हो जाएगी, माइनस में जाएगी, तो माइनस VA cos थीटा A। अब ये हो सकता है कि ये दोनों वैल्यू क्या हो जाए, दोनों मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो गए तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, जीरो। तो VBA क्या हो सकती है, जीरो हो भी सकती है, या दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि VBA नॉट इक्वल टू जीरो। तो दोनों कंडीशन पॉसिबल है। रिलेटिव वेलोसिटी यानी हम पर लाइन ज्वाइन के अलोंग रिलेटिव तो जीरो है, बचा कौन सा, तो परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइन। तो हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो यही हमारा कौन सा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट। तो लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी may be जीरो और नॉन जीरो। तो दोनों हो सकती है, जीरो और नॉन जीरो हो सकती है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट को आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये क्या होगा फिफ्थ पॉइंट, तो हम लोग देखने जा रहे हैं फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं एक सिंपल रिजिड बॉडी ड्रॉ करता हूँ जो हमारे लिए क्या है, एक रॉड है। तो रॉड को हमने इसके पहले बनाया था और इसके दो पॉइंट को हम मार्क करते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। हमने देखा कि इनके बीच की सेपरेशन कितनी दी गई, तो किसी इंस्टेंट पे मेजर किया था वो डिस्टेंस दी गई। अब हमें पता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, तो जो भी रिलेटिव वेलोसिटी आनी होगी वो क्या आएगी, तो परपेंडिकुलर टू द लाइन है। तो हमें ए पे बैठ कर किसको देख रहे हैं, बी को। हमने देखा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कुछ इस तरह से हमारे पास आ गई। ये नॉन जीरो का क्वेश्चन ले रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सेपरेशन कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। और
लाइन लाइन के परपेंडिकुलर हमारी वेलोसिटी है, इसका मतलब बी पॉइंट ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैसे मूव करेगी, तो ये सर्कुलर मोशन इस तरह से करेगी। ये हमारा क्या हो गया, ए पे बैठ के अगर हम बी को देख रहे हैं तो क्या कैसा मोशन हो रहा है बी का, तो ये एक सर्किल में घूम रही है। कुछ टाइम के बाद ये एंगल कितना ट्रेवल करे, तो हमने मान लिया कि ये थीटा एंगल कुछ टाइम के बाद ट्रेवल कर ली, और ये तो एज इट इज क्योंकि वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, एक में बैठ के देख रहे हैं, तो ए बी हमारा कहाँ चला गया, यहाँ पे हमने बोला कितना एंगल ट्रेवल किया होगा, तो हमने बोला कि एंगल जो ट्रेवल की होगी उसको हम मान लेते हैं थीटा एंगल ट्रेवल की होगी। तो ये हमारी जो एंगल है, ये हमारी एंगल कितनी है, तो हमने माना कि थीटा। अब देख सकते हो ये हमारा ए पॉइंट है, ऐसे रोटेट हो रही है, तो ये हमारा क्या है, हम बोल सकते हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारी कौन सी एक्सिस है, तो रोटेशनल एक्सिस है। इस तरह से अब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो हमारी प्लेन है रिजिड बॉडी की, उसको किसी भी पॉइंट को अगर हम पकड़ लेते हैं, जैसे ये हम सी पकड़ लिए, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डी मार्क कर लिया, यहाँ पे ई मार्क कर लिया, तो किसी भी पॉइंट को देखो आप देख सकते हो कितना एंगल ट्रेवल कर रही है, तो हम बोल सकते हैं थीटा। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो वो क्या होगा, उसके लिए सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये हमारा हो गया, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबके लिए सेम होगी। तो हम बोल सकते हैं रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी पॉइंट है रिजिड बॉडी के, उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, किसी भी अगर एक पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी रिजिड बॉडी के किसी भी एक पॉइंट से दूसरे किसी भी पॉइंट को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं जो सेम प्लेन में है, तो उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सेम होगी। तो ये ध्यान रखना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट इज सेम फॉर ऑल पॉइंट ऑफ rigid body perpendicular to the axis of rotation, perpendicular to the axis of rotation। और हमें पता है कि टाइम इंटरवल में भी क्या होगी, तो टाइम इंटरवल सेम होगी। तो टाइम इंटरवल अगर सेम होगी तो हम बोल सकते हैं सेम कहानी किसके लिए होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी सेम होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगा, साथ ही साथ अगर एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है तो हमारी एंगुलर एक्सीलरेशन भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये ध्यान रखना है। तो किसी भी पॉइंट पे रिजिड बॉडी के किसी भी एक पॉइंट पे बैठ के उस प्लेन में जितने भी पॉइंट है अगर उनको हम एनालाइज कर रहे हैं तो क्या होंगे, सारे की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, साथ ही साथ एंगुलर एक्सीलरेशन भी सेम होगी। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट था। तो इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल में हम लोग करेंगे, देखते हैं कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग रिजिड बॉडी के सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, इस बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमारे पास एक ऑर्बिटल शेप का रिजिड बॉडी दिया हुआ है और इसके कुछ पॉइंट मार्क किए गए हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो है हमारा वो पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, यानी इसको ओरिजिन माना है। एक पॉइंट है P जिसकी कोऑर्डिनेट कितनी है 0,4 दी है, और एक पॉइंट है Q जिसकी कोऑर्डिनेट कितनी है 2,0, इस तरह से दी गई है। और हमने x, y एंड z इस तरह से माना है, यानी x इधर हमारी y ऊपर है और बाहर की तरफ z निकला हुआ, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ऐसे माना है। अब देखो वेलोसिटी भी दी गई है, O पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है 2i प्लस 2j, P पॉइंट की वेलोसिटी जो दी गई है 4i प्लस 2j, और इन्होंने किसका पूछ लिया, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q, यानी O एंड P की वेलोसिटी इन्होंने दी हुई है और Q का इन्होंने पूछ लिया। तो हम सिंपली क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो आप देखते जाइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो पहले तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं किसकी, P पॉइंट की विथ रिस्पेक्ट टू O। तो हमने कहा वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O कितनी हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ P माइनस वेलोसिटी ऑफ O, और ये कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से आप देख सकते हो P कितना दिया 4i प्लस 2j माइनस 2i माइनस 2 सॉरी प्लस 2j। तो इससे अगर इसको हम माइनस करते हैं तो फाइनली हमारी रिजल्ट क्या आ जाएगी, हम बोल सकते हैं 2i हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया किसका, वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब अगर ये आ चुका है तो अगर हम O पे बैठ के P की
एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो काम बन जाएगा। तो हमने बोला एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी VPO इक्वल टू क्या होगी, ओमेगा क्रॉस आर टी ओ। आर क्या हमारा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O, ये हमारा है। तो हमें पता है VPO हमने निकाल के रख लिया, कितना है 2I कैप इज इक्वल टू क्या होगी, ओमेगा हमें नहीं पता है, यानी एंगुलर वेलोसिटी किसकी, P पॉइंट की नहीं पता है विथ रिस्पेक्ट टू O क्रॉस आर पी ओ, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O। तो हम बोल सकते हैं कितना है, सीधा दिख रहा है 4j कैप इसकी पोजीशन वेक्टर है, तो हमने यहाँ पे ले लिया 4j कैप। यहाँ पे देखो हमारा अगर यूनिट वेक्टर पे हम फोकस करें तो पहले हम ओमेगा का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो सीधा दिख रहा है यहाँ पे क्या आ रही है, यूनिट वेक्टर आई आ रही है और ओमेगा क्रॉस जे है, तो जे के साथ मुझे ओमेगा का यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए, तो हम सीधा बोल सकते हैं जे क्रॉस आई क्या होती है, सॉरी जे क्रॉस के हमारा होता है आई, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, तो जे बाद में आया है, यानी कि जो हमारा है वो कितना आएगा, तो हम बोल सकते हैं ओमेगा की जो यूनिट वेक्टर होगी वो कितनी आएगी, माइनस के आएगी। तो माइनस के क्रॉस जे क्या मिल जाएगा, मुझे आगे मिल जाएगा। तो डायरेक्शन हमारी क्या होगी, माइनस के, यानी क्या है, इस तरह से हमारी डायरेक्शन होगी, क्योंकि ओमेगा पे हमारा तो एक्सियल वेक्टर है, तो अंदर की तरफ हमारी डायरेक्शन जा रही है, यानी कैसे घूमेगा, तो क्लॉकवाइज हमारी ओमेगा की डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे कितना है 4 है, तो ओमेगा की अगर मुझे 2 लानी है तो ओमेगा का मैग्नीट्यूड ऑब्वियस सी बात है कितनी होगी, 1/2 होगी, तो 1/2 × 4, तभी मुझे क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड। तो यानी ओमेगा जो हमारा वेक्टर है एक्सियल वेक्टर वो मुझे मिल चुका है कितना, तो हम बोल सकते हैं 1/2 माइनस की और बोल सकते हैं क्लॉकवाइज, इस तरह से डायरेक्शन। तो हमने क्या निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया। और हमें पता है वो पॉइंट पे बैठ के अगर रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट को अगर हम देखें जो क्या हो, सेम प्लेन में हो, तो P एंड Q क्या है, सेम प्लेन में है, तो ऑब्वियस ही बात है इस O पॉइंट के रेस्पेक्ट में जितनी ओमेगा P की होगी उतनी ही Q की होगी। और कोई भी पॉइंट अगर इस प्लेन में हम ले लेते हैं सारे क्या होंगे, सारे की ओमेगा सेम होगी, तो जितनी P की ओमेगा है उतनी ही Q की भी ओमेगा होगी। तो ओमेगा मुझे मिल गई किसके रेस्पेक्ट में, O के रेस्पेक्ट में। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो आगे वाले को मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ इसको, और उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, T पॉइंट Q पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू O, ये निकालने का क्या तरीका है, तो हमें पता है कि ओमेगा क्रॉस R Q O कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। ओमेगा कितनी है तो निकाल के बैठे, क्योंकि सबके लिए यही है, इस प्लेन में जो भी पॉइंट है उनके लिए सेम ओमेगा कितनी है, तो हमने लिखा ये है हमारा -1/2, ठीक है, ये हमारी ओमेगा दी हुई है क्रॉस R Q O, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू O कितना दिया होगा, तो हम बोल सकते हैं 2I कैप, तो ये हमारा 2I कैप दी है। और जब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या होगा, 2 से 2 चला गया माइनस, अब देखो K क्रॉस I कितनी होती है, J होती है, लेकिन इस बार क्या आएगा, -J आएगा, -J, क्योंकि माइनस यहाँ पे ऑलरेडी लगा, तो K क्रॉस I कितनी होती है हमारी J, और माइनस आ गया तो -J कैप, और मैग्नीट्यूड कितनी होगी 2/2, तो 1 हो जाएगी, तो डायरेक्टली हमारा -J कैप। ये हमारी क्या आ गई, तो ये हमारी वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू O हो गया। और हमें पता है वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू O को हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू O, ये कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ Q माइनस वेलोसिटी ऑफ O, तो ये हमारे पास आ गई। वेलोसिटी ऑफ Q मुझे निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ Q इक्वल टू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू O प्लस वेलोसिटी ऑफ O। हमने क्या किया, इसको इस साइड लाया और रीअरेंज करके लिख दिया। तो वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू O निकाल के बैठे हैं, कितना -J कैप आ चुकी है, प्लस वेलोसिटी ऑफ O, ये तो दिया हुआ था इनिशियली कितना था, तो ये था 2I कैप प्लस 2J कैप, तो ये हमारा दिया हुआ था। ऐड कर लेते हैं, कितनी आ जाएगी हमारी वेलोसिटी, तो 2I कैप एज इट इज रहेगी और 2J कैप -J कैप, तो प्लस J कैप, तो ये हमारी वेलोसिटी हो गई पॉइंट K, तो ये हमारा मिलता है। थैंक यू।